हेलो एवरीवन। सो आज हम एंड टर्म के लिए पीवाईक्यू करेंगे मैथ वन का। मैथ वन में जितना भी हमें पढ़ाया गया था वीक वन से वीक 12, इसका ये फाइनल एग्ज़ाम है एंड टर्म, तो हम उसी का आज पीवाईक्यू करेंगे। और ये सितंबर कुछ टर्म का है, मतलब आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट लेट्स स्टार्ट करते हैं इसे और आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और ये कुछ एल्गोरिदम पे दिया हुआ है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी एल्गोरिदम हमें पढ़ाया गया था। तो हमें टोटल 6 एल्गोरिदम बताए गए थे वीक 10 एंड वीक 11 दोनों मिला के हमें 6 एल्गोरिदम बताए गए थे। और पहला था ये दिक्स्ता एल्गोरिदम, बेलमैन फोर्ड, फ्लॉयड वॉर्सल वॉशल और प्रिम्स और क्रुक्सल। आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। ये 6 एल्गोरिदम हमें बताए गए थे। तो इसमें जो पहला दो है ये है सिंगल्स, ये जो दो एल्गोरिदम है ये बेस्ड होता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पे। बाकी 3 4 ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एंड 5 6 मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, इसका ये इस पे बेस्ड होता है। सो और अगर हम थोड़ा नहीं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमें ऑप्शन नंबर ए में क्या था कि फ्लॉयड वॉशल एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो फ्लॉयड वाला देखे, फ्लॉयड वाला ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, हाँ तो ये सही है ऑप्शन। एंड द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज नॉट एप्लीकेबल टू अ ग्राफ विथ अ नेगेटिव वेट साइकिल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, हाँ, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम पे। तो अगर हम देखें दिक्स्ता एल्गोरिदम कब यूज होता है, जब हमको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो और सारा जो वेट का मतलब एज पे जो वेट, यानी ये ये सब एज वेट है, ये 4 - 1, ये सब अगर पॉजिटिव होता है तो हम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए? दिक्स्ता एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। बट अगर हमारा जो वेट है ये नेगेटिव आ जाए तो उस केस में हम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम यूज करते हैं ये शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए। अगर हम देखें बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम पे, तो इसका प्रॉपर्टीज़ ये है कि नेगेटिव वेट साइकिल अलाउ नहीं होता है। तो अगर इसका मतलब अगर हम समझाएं और फिर और भी पढ़ लेते हैं, डू व्हेन देयर इज अ नेगेटिव वेट ऑन ग्राफ अनलेस यूज डी ए। तो ये कब यूज करना है? जब हमारे पास नेगेटिव वेट हो ग्राफ में, वही एज पे। आई थिंक यहाँ पे मुझे एज लिखना चाहिए था, एज, अनलेस यूज दिक्स्ता एल्गोरिदम। और थर्ड पॉइंट है वी हैव टू गो टिल n-1 एट्रेशन। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो अगर हम ये एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है, ये नेगेटिव वेट्स दे रखे हैं। तो इस केस में हम कौन सा एल्गोरिदम यूज करेंगे? ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम यूज करेंगे अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता तो, बट अभी नहीं निकालना है। इसका हम प्रॉपर्टी समझा रहे हैं। तो अगर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि फर्स्ट जो प्रॉपर्टी था वो था कि नेगेटिव वेट साइकिल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ में एक साइकिल ढूंढेंगे। तो साइकिल यानी कि जहाँ पे स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होना चाहिए। तो ये अगर हम जाएं 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 2, तो ये क्या है? एक साइकिल है। तो निगेटिव, अच्छा एक मिनट, निगेटिव वेट साइकिल नहीं होना चाहिए, निगेटिव वेट साइकिल, WEIGST। ओके, तो यानी कि जो हमारा ये साइकिल है इसका टोटल वेट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? पूरा वेट साइकिल निकालने के लिए -1 -4 +2, ये कितना आ जाएगा? -5 +2 यानी -3। तो अगर ऐसा कोई मतलब अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा है ऐसे करके और वहाँ पे अगर हमको एक क्या निकाल लेते हैं, एक साइकिल निकाल लेते हैं जिसका वेट क्या आ जाता है? नेगेटिव आ जाता है, तो उस केस में ना हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम भी यूज नहीं कर पाएंगे। और ये सब पॉइंट पे डायरेक्ट एक एक क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम होता है ना, उसमें नेगेटिव वेट साइकिल नहीं आता है। एक क्वेश्चन था कि जैसे कि अगर हम इसे छुपा लें, यहाँ पे एक्स रख दें और उसमें हम बताने बोले क्या कि बेलमैन क्या एक ग्राफ दे दे और यहाँ पे एक्स लिख दे और कुछ ऐसे दे दे कि हमें बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम से बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम लगाने के लिए हमारा जो वेट का साइकिल है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इस केस में,
x प्लस 2 माइनस 1, ये जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है। तो ये क्या हो जाता है, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से आता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता है, x बिलोंग टू -1 से इन्फिनिटी। ऐसा एक क्वेश्चन था भी, आई थिंक दूसरे PYQ में पूछा गया था एंटर में ही। तो ऐसा क्वेश्चन आता है ये बेलमैन फोर्ट पे। एंड देखिए आगे, ये तीनों पॉइंट हम समझा दिए हैं, वेट साइकिल नहीं, इस ये वाला स्टार मार्क। n-1 आइट्रेशन, ओके। तो n-1 आइट्रेशन देखें तो यहाँ पे इसमें वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स है 1 2 3 4 वर्टेक्स हैं। तो अगर हमें ये बेलमैन फोर्ट एल्गोरिथम लगाना होता तो हम कहाँ तक लगाते, कब तक लगाते, 4-1 दैट इज 3 आइट्रेशन करना पड़ता, तब जाके हमारा आंसर आता। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज नॉट एप्लीकेबल टू अ ग्राफ विथ नेगेटिव वेट साइकिल। सही है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम यानी कि अगर नेगेटिव वेट साइकिल है तो हम कौन सा लगाएंगे शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, बेलमैन फोर्ट। और बेलमैन फोर्ट एल्गोरिथम कहाँ पे काम नहीं करता है, जब हमारे पास क्या आ जाए, नेगेटिव वेट साइकिल आ जाए, तो ये सही है। अब ऑप्शन है सी, बेलमैन फोर्ट एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, is used for single source shortest path। let's see, yes सही है। डी क्या है, दिक्सा एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ, नहीं ये भी सिंगल शॉर्ट है, ये ऑप्शन हो गया गलत। तो ये 3 ऑप्शन सही था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है 47। आगे क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे रखा है और हमें ये कुछ बताना है। तो आप उसे रीड आउट कर लीजिए पॉज करके। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा, द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी ऑफ डिग्री 3 आर 3। इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस, वैसा वर्टिसेस इस ग्राफ जी में जिसका डिग्री 3 है वो 3 है, यानी कि वर्टेक्स हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स विथ डिग्री 3 कितना है, नंबर ऑफ वर्टेक्स विद डिग्री 3 कितना है ये निकालना है, और ये 3 के बराबर है कि नहीं ये पता करना है। तो हम सबसे पहले कैसे निकालेंगे डिग्री। यहाँ पे मेरे पास वर्टेक्स कौन कौन सा है, वर्टेक्स है A B C D E, 4 वर्टेक्स 5 वर्टेक्स है। सबसे पहले ये 1 क्या दर्शाता है, तो 1 क्या शो करता है कि हमारा अगर ये A B क्या है 1, इसका मतलब क्या है कि A से B में एक एज है, और यहाँ पे क्या है ए डी 1 ए, और ये ए डी है ना, रो में ए, डी से कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी में भी एक एज होगा। तो डिग्री क्या होता है, जैसे कि अगर कोई हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स अगर हम ए माने तो इस वर्टेक्स ए पे कितने एज आ रहे हैं वो उसका डिग्री कहलाता है। अगर हम बनाएं ए बी डी सी, ऐसे 3 एज बनाए, तो इस ए का डिग्री क्या हो जाएगा, अगर हम पूछे डिग्री ऑफ ए कितना हो जाएगा, इस पे 3 एज आ रहे हैं, 3 एज आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे एरो हो ही, ऐसे अगर ये डायरेक्ट ग्राफ ऐसे भी होता तब भी इसका मतलब है कि ये 3 एज है इस पे, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3। बाकी अगर हम डिग्री ऑफ बी पूछे तो इस पे कोई भी एज नहीं है, तो इसका डिग्री क्या, या मतलब ये ए से तो कनेक्ट है ना, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1। ये जो मतलब ग्राफ है इसे हम थोड़ा सही से बनाएं। यहाँ पे डी है, ये ऐसे ऐसे एरो, ऐसा ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। मतलब ये सीधा लाइन का मतलब है कि ये हमारा एज जो है ए से बी में भी है, और ये एज हमारा बी से ए में भी है, ये दिखाता है। लेकिन अगर बस एक ही एज होता है ए से बी में तो ये हो जाता है क्या, डायरेक्टेड ग्राफ हो जाता। अगर हम तो हम क्या बता रहे थे कि हमें निकालना है वर्टेक्स विथ डिग्री 3। तो यहाँ पे वैसा अगर हम ए को देखें तो ए पे कितने एज आ रहे हैं, ए जो है बी से कनेक्टेड है एक, ए जो है ये सी डी से भी कनेक्टेड है, और ए जो है 3 से भी कनेक्टेड है, यानी कि ए से बी में भी एक एज है, ए से डी में भी एक एज है, और ए से ई में भी एक एज है। तो अगर हम ऐसे को मतलब ऐसा ही यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो
यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये कुछ ऐसा है, ए से बी में एज है, ए से डी में एज है, और डी से नहीं, ए से ई में भी एज बना रहा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये तीन तीन वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। आगे और भी होगा, ये कुछ कनेक्ट है, ये कुछ मतलब इसमें से हमें कितना पता चला कि ए का जो डिग्री क्या है ये 3 है, यहाँ से इसका डिग्री क्या आया 3। अगर हम बी का डिग्री देखें तो बी जो है ए से कनेक्टेड है, बी ए से कनेक्टेड है, फिर ये बी सी से भी कनेक्टेड है, और ये बी ई से भी कनेक्टेड है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 2, इसका भी 3 हो जाएगा। सी का देखें तो 1 2, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 2, ई का डिग्री 4 है। तो सिंपली आप, अगर आपको डिग्री पता करना है तो आप इसका 1 1 1 1 काउंट कर लीजिए, आपको डिग्री मिल जाएगा। ये समझाने के लिए था। हमें क्या बोला गया था कि ऐसा 3 वर्टेक्स है जिसका डिग्री 3 है। 3 वर्टेक्स है क्या? तो ऐसा तो 2 ही वर्टेक्स है जिसका डिग्री 3 है, बाकी 2 का 2 है और 1 का 4 है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी क्या है, देयर आर द टोटल नंबर ऑफ एज इन जी आर 7, तो 7 एज हैं क्या, और टोटल नंबर ऑफ एज, ओके एज 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 पता करना है। एज यानी कि ये जो डंडी है ना डी से एम में, ये एज है, तो ये 7 है कि 14 ये बताना है। वो ये कैसे पता चलेगा, तो ये ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम बनाए ए से बी में एक एज था, ए से डी में एक एज था, और ए से ई में एक एज था। वैसे ही बी से ए में एक एज है, यानी कि ये ऐसा एज है, ये अनडायरेक्टेड है, नहीं ये ए से बी में भी है और बी से ए में भी है, तो इसे हम एक ही, ऐसा तो कोई कोई ऐसे 2 काउंट कर लेगा कि एक ऐसे एज है, ए से बी में एज है, बी से ए में एज है, नहीं कि 2 एज हो गया, ऐसा नहीं है, तो एक ही एज है ना। ए से बी जाए बी से, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रखा है ना, डायरेक्टेड नहीं है, अनडायरेक्टेड है, तो इसको एक ही काउंट करते हैं। और बाकी हम देखिए फिर ये बी किससे कनेक्टेड है, बी 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 सी से बी ई। एक चीज़ हम बता दें कि ये जो है ना, ये अगर आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स दिखे जहाँ पे ये क्या है, सारा जीरो है ना, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बाकी इधर इधर सब चीज़ सेम होगा, ये 1 1 सेम प्लेस पे 1 1, इधर भी सेम प्लेस पे 1 1 है, यहाँ भी सेम प्लेस पे 1 1 है, यानी कि जैसा इधर, अगर हम इसको मिरर मान लेंगे ना, तो जैसा इधर है ना सारा कुछ ऐसा ही इधर है। तो ऐसा जो मतलब मैट्रिक्स रहता है, ऐसा मैट्रिक्स हम आगे भी समझाएंगे, पर यहाँ पे हम समझा देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है तो ऐसा मैट्रिक्स जो है ना, तो ये बता रहा है कि अगर ए से बी में एक एज है ना, तो बी से ए में भी एक एज होगा। यहाँ पे वेरीफाई कीजिए, ए से बी में एक एज है तो बी से ए में भी एक एज है, ए बी से कनेक्टेड, बी ए से कनेक्टेड है। यहाँ पे ए से डी में एक एज है तो डी से ए में भी होगा, डी से ए, है ना, वैसा ये बताता है। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एज बताना है तो हम इधर वाला 1 काउंट कर लेंगे, कितना होगा, अगर इधर वाला 1 काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल एज कितना हो गया 7। ऐसे कोई काउंट कर लेता तो इधर वाला 7 इधर वाला 7 मिलके 14 हो जाता, बट तो वैसा है नहीं ना, क्योंकि अगर ए बी से कनेक्टेड है, बी ए से कनेक्टेड है, उसको हम एक ही काउंट करते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। अब फिर है देयर इज अ साइकिल इन जी, जी में साइकिल है कि नहीं, साइकिल 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 कैसा था, ये जो बताए थे ना पीछे साइकिल, हाँ ये 2 से 3 में है, 3 से 4 में है, 4 से 2 में है, तो ऐसा कुछ साइकिल खोजना है, इसमें है कि नहीं। अगर हम पहले यहाँ पे देखें ए से बी में एक एज था, देखते हैं बी से सी में है क्या, बी से सी में भी एक एज है, सी से सी से सी से बी में है, सी से बी तो वही हो गया, तो यहाँ पे मेरे को एरो नहीं बनाना चाहिए था, ऐसे सी से ई में एक एज है, फिर डी से, एक मिनट, सी से ई में, फिर डी से ई में एज है, ए से बी में एक एज था, ए से डी में भी एक एज था, ए से डी में भी एक एज था, एंड ए से ई में भी एक एज था, ओके। बी से सी में एक एज था, बी से ई में भी एक एज था, सी से ई में एक एज है,
एंड डी से ई में एक एज है। ए से बी पहुंचे, बी से सी पहुंचे, सी से ई पहुंचे और डी से ई, डी से ई में एक एज है, डी से ई में एक एज है। ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा। सो क्या एक साइकिल बन रहा है, ए से बी से सी से ई और डी से ई, तो एक एक साइकिल बन गया ना ऐसे, ऐसे करके। तो यहाँ पे एक साइकिल है। अगर हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ढूंढने का ट्राई करें तो क्या मिलेगा, क्या देखते हैं। ए से बी में एज है, ए से डी में एज है, ए से डी से अगर हम देखें तो ए से डी में एक एज है, और फिर बी से ए से ई में तो एक है ना, ए से बी में एक एज है, बी से ई में भी एक एज है, सी से ई में भी एक एज है। सही लाइन में है ना, सी से ई में। इसको हटाएं तो हमें एक साइकिल तो मिल ही गया ना। ए से बी में एक एज है, ए से डी, ए से बी से सी में एक एज था, बी से सी में एक एज है, फिर सी से ई में एक एज है, फिर डी से ई में एक एज है, डी से ई में एक एज है। ओके, और ये हमारा ए जो है वो डी, ए से डी में भी एक एज है, तो एक साइकिल तो बन ही गया, यानी कि ये हो गया। देयर इज अ साइकिल इन जी, यस देयर इज अ साइकिल इन अ जी। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे हम एडजेंसेंसी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज बता रखे थे। सो अगर यहाँ पे बताए तो क्या होगा, रो रिप्रेजेंट आउटगोइंग एज। यहाँ पे रो है, ये सब रो है, इधर वाला रो 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 है, रो रहा है। इधर वाला क्या है, कॉलम, कॉलम। ये इधर सारा रो है, इधर सारा क्या है, कॉलम है। सो तो ये जो हमारा रो होता है ये आउटगोइंग एज को बताता है। रो रिप्रेजेंट आउटगोइंग एज, तो आउटगोइंग एज यानी कि ये, यानी कि ए से बी में एक आउटगोइंग एज, यानी ए से बी की तरफ एक एज है। एंड जो हमारा कॉलम होता है वो रिप्रेजेंट करता है इनकमिंग एज को। तो कॉलम का देखें तो अगर हम देखें ए से इधर से देखें तो क्या हो, ए से बी में भी एक एज है, यानी ए से बी में भी एक एज है। अगर इधर भी एज है, इधर भी एज है, इसको मिला के हम एक ऐसा एज बना देते हैं, यानी कि ए से बी में भी रिलेशन है, बी से में भी एक रिलेशन है। तो यही था। एंड देखिए क्या है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ एज इंसिडेंट ऑन इट। यहाँ पे भी हम समझाए थे कि किसी वर्टेक्स का डिग्री क्या होता है, मतलब उस पर कितने इंसिडेंट आ रहे हैं। अगर ये मतलब ये जो हम बताएंगे, अगर ये डायरेक्टेड होता तो कैसा होता, तो ये ऐसे हो जाता। तो इस केस में जो ए का डिग्री होता है ना, इस केस में डिग्री ऑफ ये हो जाता 3, और फिर इस केस में जो डिग्री ऑफ बी हो जाता वो क्या हो जाता 0, क्योंकि बी पे कोई एज नहीं आ रहा है, बी से एक एज जा रहा है, बी पे कोई एज आ नहीं रहा है, इसलिए इस केस में डिग्री ऑफ बी क्या हो जाता 0। लेकिन अगर कोई भी एरो नहीं होता उस केस में डिग्री ऑफ बी 1। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अनडायरेक्टेड ग्राफ में सिमेट्रिक ग्राफ होता है, सिमेट्रिक यानी कि ऐसा ग्राफ, ऐसा, ऐसे हम आपको बताए थे ना कि ऐसा इधर 0 0 0 0, और यहाँ पे ये 0 0 0 0 क्यों है, ये क्यों है ये, क्योंकि ए से ए में कोई रिलेशन नहीं है। अगर ए से ए में कुछ ऐसा रहता ना तो ये ऐसा लूप रहता, ये लूप बताता है कि ए से ए में भी एक पाथ है या रिलेशन बन रहा है, रिलेशन फंक्शन वाला रिलेशन। सो ए से इसको हम क्या क्या काउंट करते हैं, 2 काउंट करते हैं कि ये अगर ये ऐसा इसका बाय डायरेक्शन हो गया ना, इधर से इधर जाए, इधर से इधर वाला डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन है, इसीलिए इसका इसका जो वेट काउंट किया जाता है वो 2 काउंट किया जाता है। ये बता दिए, कहीं कहीं क्वेश्चन में काम आ सकता है, छोड़ देते हैं यहीं पे। सो अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं, यहाँ पे ये सारा 0 है, मतलब कि ए से ए में कोई रिलेशन नहीं है, बी से बी में भी कुछ नहीं है, सी से सी में भी कुछ नहीं है। तो जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है, यानी कि अगर इधर 1 है तो इसके जस्ट इधर इसको अगर हम मिरर मान लेंगे तो इधर वाला सारा चीज़ और इधर वाला सारा चीज़ सेम जैसा रहेगा। अब देखते हैं, ओह
ये अनडायरेक्टेड ग्राफ ऐसा होता है, बिना कोई लाइन के डायरेक्टेड ऐसे ऐसे एरो बना रहता है। हम तो सर तैयारी करके लाए थे, मेरे को याद ही नहीं था। इसे लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी। सो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि एक एफ एक्स दे रखा है और उस पर 4 ऑप्शंस पूछ रखे कौन सा सही है। सो सबसे पहले है एक्स टेंडिंग टू ए का, अगर हम देखें ए क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे ये क्या है, ये वाला इस पार्ट को हम तब लेंगे जब ये एक से ज़्यादा का एक्स हो और ये एक से कम का एक्स में। तो हमारा जो -2 है किधर लाई करेगा, इसमें या इसमें? ऑफकोर्स इसमें लाई करेगा, एक्स लेस देन माइनस एक्स लेस देन 1 में। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, ये क्या है, ये लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू -2 प्लस 1/x-5 क्या आएगा। तो -2 से जस्ट बड़ा एक नंबर थोड़ा सा देखते हैं, -2 -5, -2 को रख के देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/-7। क्या ये इन्फिनिटी है? इन्फिनिटी है क्या? नहीं है इन्फिनिटी, तो ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स। अब बी देखिए, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन, एक फंक्शन तभी कॉन्टिन्यूअस होता है जब उसका कोई भी एक पॉइंट पे ब्रेक ना हो। यहाँ पे ब्रेक आ रहा है कहाँ पे, फंक्शन हमारा चेंज कर रहा है x=1 पे, x=1 पे, यानी कि एक के बाद कुछ और फंक्शन है, एक के पहले कुछ और फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या है, LHL = RHL होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं LHL। LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 माइनस, एक से जस्ट छोटा ये वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/x-5। तो ये क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट पुट करके देखें तो 1/ एक से छोटा, एक ही रख के देखते हैं क्या आता है, 1/-4। अब अगर हम RHL देखें तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1 प्लस, एक से जस्ट प्लस, तो ये वाला फंक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, x/x+1 और x+2, तो क्या होगा ये 1, तो 1 रख के देखे तो 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1/6। LHL RHL बराबर नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब क्या है, ये 5 पे चेक करना है कि क्या होगा, एंड ये एट x=1 द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। हाँ ये तो सही है। और ये 5+ और 5-, तो अगर देखिए अगर हम 5+ किधर आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, और हमारा जो फंक्शन कहाँ टूट रहा था, बस x=1 पे ही टूट रहा है ना। आगे तो x=2 अगर हम लेंगे तो हमारा फंक्शन तो यही रहेगा, x=5 लिए, मान लेते अगर हम x=5+ यानी जस्ट 5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मतलब 5 है, 5, ठीक है, तो 5 से जस्ट बड़ा नंबर लिए फिर भी तुम्हारा फंक्शन तो यही रहना है। 5 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर लिए फिर भी हमारा फंक्शन यही रहना है। तो ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि LHL RHL दोनों ही सेम होगा, टूट तो बस 1 पे रहा था। तो ये तो जस्ट देखते ही पता चल गया, एंड ये भी हो गया। इसे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाल के देख लीजिए 5- तो वैसे भी आ ही जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द फंक्शन। हमारा फंक्शन ये दे रखा है, ये 1 है, इन्वर्स होगा कि नहीं, वर्टेक्स क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 चेक करते हैं। अगर हम बताए हैं पहले भी कुछ 1 और कुछ 2 के वीडियो में कि जो हमारा 1 चेक करने का तरीका होता है वो हम कैसे करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये पाराबोला, अगर कोई सा भी पाराबोला हम ले तो कैसा बनता है, ये ऐसा करके बनेगा, कोई इधर बनेगा, थोड़ा शिफ्ट करके, मतलब ये हम रब बनाए हैं। तो अगर हम इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, तो अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं इस पे, तो इसको ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ भी 2 पॉइंट पे, आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर भी 2 पॉइंट पे कर ही जाएगा, इधर भी 2 पॉइंट पे कर ही जाएगा। क्या होगा,
तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन का ग्राफ पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा बार कट कर देता है तो हमारा फंक्शन वो वन 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 नहीं रहेगा। तो कोई भी पैराबोला बनाएंगे तो ऐसा तो बनेगा ही, तो दो दो पॉइंट पे तो टच हो ही जाना है, सो इसलिए ये वन वन नहीं होगा, कोई सा भी पैराबोला हो। एफ हैज़ एन इनवर्स ऑन इट्स डोमेन, इनवर्स होगा कि नहीं, इनवर्स पता करने के लिए हम मतलब एक मेथड बता रखे हैं, हम यहाँ दो मेथड से बता देते हैं। एक होता है बेसिक कि अगर बी ऑप्शन अगर हम चेक करें, एक बेसिक चलता है कि अगर हमारा fx1 इक्वल टू fx2 करके लेके चलते जाएं और करते 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 सॉल्व करते करते हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हमारा वो फंक्शन क्या हो जाए, उसका इन्वर्स निकल जाएगा, ऐसा होता है। और हम दूसरा तरीका डायरेक्ट कैसे इन्वर्स हम निकालते हैं वो होता है, इस तरीका को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि होता है कि x को अकेला कर लो फिर देख लो। अगर यहाँ पे एफ एक्स को हम y से, इसको हम y से लिख लिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, क्या हो जाएगा ये y प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2। क्या हम कभी भी इस x को सेपरेट कर पाएंगे और इधर मतलब पूरा x इधर पूरा y इधर, ऐसा कुछ आ पाएगा क्या? करके भी देखे तो x प्लस 8 बाय एक्स इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2, फिर मतलब कभी भी ना ये सेपरेट तो नहीं होने वाला है, y बाय एक्स रह जाएगा, फिर सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर आप भी ऐसे x1 इक्वल टू x2 करते 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 जाइएगा तो फिर भी ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, देख ही लेते हैं इधर, x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 8 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 2x2 माइनस 8, माइनस एट कट गया, इधर x1 कॉमन लिए तो x1 प्लस 2 आ गया, इधर x2 कॉमन लिए तो x2 प्लस 2 आ गया। क्या कभी सेपरेट आउट हो पाएगा? क्या कभी x1 इक्वल टू x2 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो ये इसका इन्वर्स एफ हैज इन्वर्स इन दिस डोमेन नहीं होगा, इन्वर्स नहीं होगा। अब हमें बताना है वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला क्या होगा, इसके लिए पेज ऐड करते हैं। हमें इसका वर्टेक्स बताना है, तो वर्टेक्स निकालने का क्या था फॉर्मूला, -b/2a एंड फिर ये x इंटरसेप्ट निकल जाएगा, x इंटरसेप्ट फिर इसको हम क्या मतलब इस इक्वेशन पुट करके y निकाल लेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं। तो x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, -b/2a यानी कि -2/2 इंटू a क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा -1। और अगर हम y इंटरसेप्ट निकालें तो क्या हो जाएगा, इस यानी इस एफ एक्स को क्या y हो जाता है, यही इसी को y कहते हैं। तो x की जगह हम पुट कर देंगे -1, क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 माइनस 8, ये क्या हो जाएगा 1 -2 -8 यानी कि -10 -9 आ गया। तो क्या बोला कि वर्टेक्स -1 -9, हाँ ये सही है। y इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन पैराबोला, y इंटरसेप्ट क्या होता है, यानी कि x इक्वल टू कोई भी y इंटरसेप्ट जो होता है, यानी कि y एक्सिस पे रखा हुआ पॉइंट, तो y एक्सिस पे रखा हुआ पॉइंट क्या होता है, इसका x इंटरसेप्ट तो 0 होता है, बाकी ये कुछ हो सकता है, तो x 0 होता है, तो x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो 0, ये भी 0, तो -8 आ जाएगा, तो ये इंटरसेप्ट क्या है -8। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50, क्या है 50 में ये R1 R2 रिलेशन दे रखा है, तो बताना है R1 क्या है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले सिमेट्रिक निकाल लेते हैं, R1 सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक देखना है इसका, ठीक है देखते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए कोमा भी बिलोंग करे हमारे रिलेशन को, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। सो एक्स माइनस वाई क्या है, डिविजिबल है 7 से, यानी कि एक्स माइनस वाई को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो क्या y माइनस एक्स भी डिविजिबल होगा, इसको हम करें क्योंकि ये क्या हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई बाय 7। तो अगर हम माने कि इसको डिवाइड करने पे कुछ a आ रहा है तो इसको डिवाइड करने पे माइनस a आ जाएगा, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा ना, मतलब डिविजिबल तो हो ही जाएगा, बस इसका जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव आएगा, इसका क्वेश्चन नेगेटिव आएगा। अगर इसका
क्वेश्चन 1 आ रहा है तो इसका क्वेश्चन -1 आएगा, डिवाइड तो हो जाएगा, इसलिए सिमेट्रिक है। और फिर R2 सिमेट्रिक है कि नहीं ये बताना है। तो ये क्या है, x प्लस वाई अगर 2 है तो y प्लस एक्स भी 2 होगा। हाँ ये तो होगा ही, R1 R2 R1 दोनों ही सिमेट्रिक है। अब हम देखें ट्रांजिटिव का, तो R1 ट्रांजिटिव है कि नहीं, लेट्स चेक। सो अगर x माइनस वाई ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर a कोमा भी बिलोंग कर रहा है R को, और बता दूं क्या यहाँ पे, अगर a कोमा बी बिलोंग कर रहा है R को और b कोमा सी बिलोंग कर रहा है R को, तो ट्रांजिटिव का मतलब है कि a कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है R को। ये सब हम अपना कुछ तुम्हें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवा रखे हैं ऐसा। सो x माइनस वाई 7 से डिविजिबल है, y माइनस जेड भी 7 से डिविजिबल है, ये z है नॉट 7। तो हमें बताना है कि x माइनस जेड 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करें, एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर लेते हैं, या ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि एक होता है ना, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये डिवाइजर है ये, और ये x माइनस वाई क्या है, डिविडेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कुछ क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर 0 होना है क्योंकि ये तो इसको डिवाइड कर रहा है, 7 डिवाइड कर रहा है इसको। फिर क्या y माइनस जेड भी कुछ 7 Q1 Q2 आ जाएगा कुछ। तो हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं x माइनस जेड में रिलेशन। तो अगर हम इस दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, ये y तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 14 Q2। और इससे हम 14 Q2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 2 Q2, 2Q कुछ भी Q में कुछ भी आ रहा है, Q1 Q2 से मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा जैसे कि 1 2 3 4 ही ना आएगा, 7 इंटू 1 2 3 4 ऐसा कुछ चलेगा, 7 इंटू क्यूशेंट है तो इसमें भी कुछ वैसा ही होगा, तो इसी तरह कुछ मतलब नहीं है। तो याद होगा क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 और यहाँ पे कुछ Q हो जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा x माइनस जेड बाई 7 और कुछ क्वेश्चंट। तो फिर भी तो ये तो इस फॉर्मेट में आ ही गया ना ये ऐसा। तो ये क्या, R1 क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, और यहाँ क्या कर रखा है, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, गलत। ट्रांजिटिव है ना, यहाँ लिख रखा है नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। और R2 में क्या ये ट्रांजिटिव है, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और y प्लस जेड इक्वल टू 2 है, तो x प्लस जेड इक्वल टू 2 होगा कि नहीं, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको कैसे प्रूफ करें, x प्लस जेड 2 होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम दोनों को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये y तो ख़त्म हो जाना है, तो x, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम आगे बता दूं क्या, इसको आगे बता देते हैं। तो हमें बताना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखें x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और y प्लस जेड इक्वल टू 2 है। सो अगर हम इस दोनों अब हमें प्रूफ करना है कि x प्लस जेड इक्वल टू 2 है कि नहीं। देखते हैं, और हम इस दोनों को क्या कर ले, माइनस, तो माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाना है। ये क्या आ जाएगा, ये y तो ख़त्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x माइनस जेड इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू जेड, यानी x और z बराबर हैं। तो जो हम यहाँ पे लिखे थे y प्लस जेड, तो इसका मतलब क्या हो गया, x और z बराबर हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 2। तो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गए, यानी ये क्या बता दिया, हम ट्रांजिटिव प्रूफ करने गए तो ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, यानी कि जो हमारा R2 है वो सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। सो y प्लस जेड भी लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर हम इसे कुछ एग्जाम्पल से प्रूफ करना चाहें, तो लेट्स प्रूफ इट विथ एग्जाम्पल। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 माइनस 2 ले लेते हैं, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये 2 आ जाना है, तो ये हो गया 3 और -1 लिए हैं, फिर हमें यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा, प्लस क्या जोड़े जो 2 आ जाए, तो यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ेगा।
ये तो इसी का रिवर्स हो गया। देखते हैं, ये भी 2 आ जाएगा, ए कोमा सी क्या हो जाएगा 3। तो ये और हम 3 + 3 करेंगे तो ये तो इसी से प्रूव हो गया। जब हम ये -1, 3 लिए तो एक्स और वाई को हम क्या लिए, इसको तो हम ऐसे लिख, मतलब इतना तो पता ही होगा, ये ऐसे लिखा था तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। सो ऐसा आ गया। तो ये क्या है, एक्स और वाई क्या है यहाँ पे 3 और -1, फिर एक्स और वाई क्या है ये -1 और 3। तो अगर एक्स वाई वाई जेड, ठीक है, तो एक्स वाई ये लिए तो 2 आ गया, वाई जेड लिए तो फिर भी 2 आ गया। फिर हमें ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स और जेड, यानी कि ये और इसका सम 2 होना चाहिए, लेकिन इसका सम तो 6 आ गया, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो बस 2 ऑप्शन सही था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। ये चेंज करूँ, ऐसे ले लेते हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड टू कलर द ग्राफ बिलो। ये कलरिंग ऑफ द ग्राफ से है, इसके लिए कलर चाहिए होगा, कलर कलर कलर। तो सबसे पहले हम कोई भी एक एज ले लेते हैं, यहाँ पे इसका एक कलर कर देते हैं। हाँ, एक चीज कलरिंग ऑफ द ग्राफ में ऐसा चलता है कि हम अगर ये कोई ए लिए, ये बी लिए, ये सी लिए और ऐसा कुछ है, तो अगर कुछ और भी बना लूँ क्या, डी बना ली हूँ, ई बना लिया मैंने। तो कलरिंग ऑफ द ग्राफ में क्या चलता है कि अगर हम सी को एक कलर कर दिए, मान लेते हैं येलो कलर मैंने कर दिया, इसे कलर कर दिया, तो इसके जो बगल बगल वाले जो कलर मतलब बगल बगल वाले वर्टेक्स है ना, उसमें सेम कलर नहीं जाना चाहिए। तो सी को अगर मैंने येलो से कलर किया तो हम ए को येलो नहीं कर सकते, ई को भी नहीं कर सकते, डी को भी नहीं कर सकते। तो इसे हम दूसरे कलर करेंगे, दूसरे कलर करेंगे तो दूसरा कलर, इसको हम ग्रीन कलर कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी। तो फिर हम बी को कौन सा, तो फिर मतलब ए के जो बाजू वाले हैं उनमें सेम कलर नहीं जाना चाहिए, तो ए का बाजू क्या है बी, तो बी में फिर हम येलो कलर तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सी के बाजू ए है, ए के बाजू में बी है, बाजू बाजू में तो सेम नहीं है ना। तो मिनिमम कितना कलर रिक्वायर पड़ा इस पूरे को कलर करने के लिए, 2। तो ऐसा ही इसमें हमें खोजना है कि मिनिमम हमें कितना कलर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा कहीं पे भी एक कलर करके देख लेते हैं। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 पे अगर हम येलो कलर कर देते हैं, या जो भी कलर है ये, इस कलर से हम कलर कर दिए, तो हम इससे जो जुड़ा हुआ है उसमें सेम कलर नहीं कर सकते। इससे जुड़ा कौन है, 5 है, 3 है और 2 है, तो इसमें हमें दूसरा कलर करना पड़ेगा। तो दूसरा कलर कर देते हैं, 5 में दूसरा कलर कर दिए, 3 2, यहाँ पे ये लाइनिंग है ना, ये एज इसका बता रहा है कि ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड। तो अब हम इसमें ये सब कलर कर दिए, तो अब जो 3 से जुड़ा है उसमें हम ग्रीन कलर नहीं कर सकते। तो 3 से कौन कौन जुड़ा है, लेकिन हम मतलब ग्रीन नहीं कर सकते, पर हम येलो तो कर सकते हैं ना। तो हम फिर से ये कलर था, जो भी कलर था, तो 3 से कौन कनेक्टेड है 8, इसमें हम येलो कर सकते हैं। 2 से कौन कनेक्टेड है 7, इसमें भी कर सकते हैं। 5 से कौन कनेक्टेड है 6, इसमें भी कर सकते हैं। 5 से 9 भी कनेक्टेड है, इसमें भी कर सकते हैं। बट 0 से नहीं कनेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि 4 और 1 में कौन सा कलर करें। तो 4 जो है वो 9 से कनेक्टेड है, तो हम इसमें ये येलो तो नहीं कर सकते, तो ग्रीन कर दूं। तो अगर हम ग्रीन कर देंगे तो ये एडजेसेंट ना हो जाएगा, लेट मी सी, ये एडजेसेंट तो नहीं होगा, देखते हैं। यहाँ पर पिंक कलर करें तो 1 मिनट में मिनिमम, तो अगर हम 3 से, अगर 4 और 1 में भी हम ग्रीन कर देंगे, तो ये जो, अगर हम इसमें ग्रीन कर दें तो देखते हैं यहाँ पे ग्रीन करके, अगर हम यहाँ पे ग्रीन कर देंगे तो ये जो 1 है ये तो 3 से भी कनेक्टेड है, दोनों में सेम सेम कलर हो गया, ये तो हमारा रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो हमें इसमें ना कोई और कलर करना पड़ेगा। तो हम इसमें पिंक कर देते हैं, इसमें भी पिंक कर देते हैं।
तो ये जो 4 था ये 9 से भी कनेक्टेड है, ये 2 से भी कनेक्टेड है, यानी कि हम इसमें ना ये येलो कर सकते हैं ना ग्रीन कर सकते हैं, तो हमें कोई इसमें दूसरा कलर करना ही पड़ता। तो हमें मिनिमम कितना कलर रिक्वायर हुआ, 3 कलर। तो मिनिमम यही बताना था कितना रिक्वायर हुआ, तो 3 आंसर है इसका। अब ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी पे बेस्ड है, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने कुछ 1 में भी कराया है, कुछ 2 में भी कराया है। इसका फॉर्मूला हम याद दिला देते हैं। एसएससी का फॉर्मूला था समेशन आई इक्वल टू जितना भी ये होगा 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस सी का पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ पे दे भी रखा है y क्या है, अमाउंट, तो ये क्या है अमाउंट, और ये x क्या है, ये माइलेज है। तो बस यही पुट करना है, पुट करते जाना है। और ये इक्वेशन भी दे रखा है, ये क्या है y माइनस 5x प्लस 21 इक्वल टू 0। आप इसे एज ए होमवर्क ले लीजिए, आप इसे सॉल्व करके कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। जिसका भी सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 था ना, 53, एक मिनट, 53, हाँ 53 ये है। सो अगर हम इसे रीड आउट करें तो क्या होगा, कंसीडर अ वेटेड ग्राफ, एक ग्राफ दे रखा है जिसका 7 वर्टिसेस है, यस है। तो इसको अगर हम मार्क कर लें तो इसका दे भी रखा है, ये V1 है, V1 है, ये V2 है, ये गलत लिखा रहा है मेरे से, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, V1 V2 V3 V4 V5 V6 और V7। वैसे भी ये V1 V2 V3 V4 V5 V6 और V7 है, ये जो कि रिप्रेजेंट किया गया है एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। तो हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे 53, इस पे हमें ये प्राइम्स एल्गोरिदम लगा के बताना कि कौन सा पाथ है इसका, और MCST बताना है। MCST यानी कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। इसी ये जो यही जो होता है ना MCST निकालने के लिए ही 2 एल्गोरिदम था, जो कि एक था प्रिम्स एल्गोरिदम और एक कुरुक्षेत्र, जैसे क्रुक्सल्स एल्गोरिदम था, कुरुक्षेत्र नहीं था, सॉरी, क्रुक्सल्स एल्गोरिदम था और एक प्रिम्स एल्गोरिदम था। तो अगर ये सब निकालना है, अगर ऐसा निकालना है तो हम मतलब ऐसा तरीका जो अच्छा तरीका है वो क्या हुआ कि हम क्या करते कि ग्राफ ही बना लेते हैं, तो ज़्यादा आसानी होगा। तो अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसे बना पाएंगे, इस मैट्रिक्स से कौन सा कलर चूज। सो अगर हम इसका ग्राफ बनाना शुरू करें तो देखते हैं, सबसे पहले V1 से V1 में कुछ नहीं है, V1 से V2 में है। तो V1 से V2 में एक एज है, कुछ इसका वेट है 24, बाद में लिख लेंगे। फिर V1 से V5 में, V1 से V5 V1 से V5 V1 से V5 में इसका एज वेट है 36। V1 से V7 में, V1 से V7 में है 28 का एज वेट, यानी कि एज वेट मतलब क्या है, इस डंडी के ऊपर 28, इसका वैल्यू 28 है। और वैसे ये V1 से V2 का 24 है, वैसे सबका वैल्यू है। इधर V7 लिख रखा है मैंने, किसी को लगेगा एरो बना रखा है, V5 ओके। फिर है V2 से, मतलब एक मिनट, जैसा इधर है ना वैसा इधर है, जैसे ये इसका मतलब ये है कि अगर V1 V2 से कनेक्टेड है तो V2 भी V1 से कनेक्टेड होगा। यहाँ देखिए V1 V2 से 24 है और V2 V1 से भी 24 है, यानी कि ऐसे है V1 V2 से कनेक्टेड है, फिर ऐसे ही V2 V1 से भी कनेक्टेड है, इसका भी 24 इसका भी 24, यानी कि इसको हम डायरेक्ट ऐसे दिखते हैं V1 से V2 में है, इसका एज वेट कितना है 24, ऐसे पीछे बताया था ना मैंने, वही है, उसी का यूज है यहाँ पे। अब देखिए आगे V2 किससे कनेक्टेड है, V4 से, V4 आगे चला जाएगा, V4 से कनेक्टेड था, और किसी से नहीं, V3 V6 से और V6 का तो कुछ है नहीं यहाँ पे, V7 से पहले है तो V7 से देख लेते हैं इसको। V7 से 12 है तो यहाँ पे V3 बना दूँ, हाँ बनाना ही पड़ेगा यहीं पे, V3 V7 कनेक्टेड है 12 का एज वेट से, इसे बाद में लिख लेंगे। अब देखते हैं V4 और V5 यानी ऐसे है ये, और ये क्या है
V5 कुछ भी नहीं यहाँ पे, V6 और V7 में 20 का, V6 और V6 V6 कहाँ बनेगा, कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे V6 यहाँ पे बना लेते हैं। तो V6 और V7 में कितना का है, 20 का। और यहाँ पे छूटा था ना एक चीज, V6 और V4, V6 और V3, ये वाला डंडी इसमें बनेगा। ये दोनों कनेक्टेड है, इसका एज वेट है 4। तो अगर हम इसे सही से बनाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। सो ये पूछ रखा था। तो प्रिम्स एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, तो प्रिम्स एल्गोरिदम ऐसे चलता है कि जैसे हमें ये जो प्रिम्स एल्गोरिदम निकालना है वो V1 से स्टार्ट करते हुए निकालना है। तो V1 से स्टार्ट करना है, तो कैसे बनेगा ये 53। तो V1 से स्टार्ट करते हैं, इसको मार्क कर लिया मैंने। अब से मतलब पूरे ग्राफ को कनेक्ट करना है ताकि एक भी साइकिल ना बने और सबसे छोटा छोटा एज वेट का इस्तेमाल हो। तो V1 से 3 पास जा रहा है, V7, V2, V3, V5। तो सबसे छोटा किसका एज वेट है, V1 से V2 जाएंगे सबसे पहले। इधर डायरेक्शन लिख लेते हैं ताकि हमें डायरेक्शन का पता रहे हम किधर किधर जा रहे हैं। एंड फिर हमें किधर जाना है, V1 से V2 चले। अब तो अगर हम आगे भी जा सकते हैं कि V2 से V4 जाएंगे तो 32 का एज वेट चलेगा। और अगर हम V1 से इधर पीछे की तरफ जाते हैं तो 28, तो और 36, सबसे छोटा कौन सा है 28। तो हम इधर से इधर चले जाएंगे, इधर से इधर चले तो V7 पे पहुंचे। अब फिर हम या तो इसके आगे चले या इसके आगे चले, तो छोटा कौन सा है, छोटा है V7 का ही। इधर इधर जाएंगे तो 32 पड़ेगा, इधर जाएंगे तो 12 पड़ेगा, तो इधर चलेंगे। फिर अब V3 से इधर से चले या इधर से, तो इधर से चलेंगे तो ज़्यादा फायदा है, छोटा एज वेट मिल रहा है। अब क्या करें, अब किधर जाएं, अब इधर एक ही रास्ता है, या तो हम V6 से V7 में चले जाएं या V2 से V4 में। और अगर हम V6 से V7 में चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। और हमें प्रिम्स एल्गोरिदम लगाते समय साइकिल नहीं बनाना होता है। तो साइकिल नहीं बनाना तो हम इधर से इधर नहीं जा सकते, तो अब हमें V2 से किधर चलना पड़ेगा, V4 की तरफ। नीचे लिख देते हैं V4 की तरफ चले। फिर V4 से किधर जा सकते हैं, V4 से तो एक ही रास्ता जा रहा है जो कि V5 की तरफ है। तो बस हम यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि हमारा जो सारा जो वर्टेक्स था वो सब कनेक्ट हो गया, वो भी सारा मिनिमम वेट को यूज़ करते हुए। तो हमारा कैसे चला, सबसे पहले हम गए V1 की तरफ, फिर गए V7 की तरफ, फिर गए V3 की तरफ, फिर गए V6 की तरफ। फिर इधर से इधर नहीं जा सकते थे क्योंकि ये साइकिल बन जाता, तो फिर से हम V4 की तरफ चले, फिर V5 की तरफ चले। बस ऐसा सा हो गया। अब देखें तो क्या क्या पता करना था, 1736 है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। देखें 1736 का है, 1736 क्या है, नहीं, V1 से पहले V2 पे गए ना, ये पे V2 छूट गया, उसके बाद V7 पे गए। तो 127, 1 2 ये गया 1 2 1 2 7 1 2 7 1 2 4, ये सही है। अब हमें क्या निकालना है, MCST मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का मतलब है कि जितना भी इस प्रिम्स एल्गोरिदम को बनाने में जितना भी कॉस्ट आया, तो कितना कॉस्ट आएगा, तो सबका एज वेट ऐड करना पड़ेगा। तो क्या क्या था एज वेट, कहाँ से जहाँ जो भी पाथ हम फॉलो किए हैं उसका एज वेट ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले किधर गए, इधर 24, 28, 12, 4, 4 ही था ना, 4। इधर इधर गए तो कितना लगा, 32 का। इधर 8, तो ये सबको ऐड करना है। यही क्या है ये 28 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 8, इधर का ले लिया सब, इधर 12 प्लस 4, ये सबको ऐड करने के बाद 108 आ जाएगा, 108। तो इसी का आंसर हो जाएगा 108। दैट्स इट। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 55। ये भी एक कॉम्प्रिहेंशन है।
तो इसमें क्या कहा गया है कि वी टी और एस टी दो फंक्शन दे रखा है और हमें ये जी आई एफ दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ यूज़ करना है। यहाँ पे हमें बताना है कि ए और बी क्या है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व है हमारा ए बी, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 1। तो हमें इसका जी आई एफ का समेशन निकालना है। सो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 1 तक का करना है। तो हमें सबसे पहले ए का एरिया अंडर द कर्व निकालना, ए और बी क्या है, ए एंड बी आर द कर्व, आर द एरिया अंडर द कर्व। बी टी का है, ए है एरिया अंडर द कर्व, और एस टी का क्या है, एरिया अंडर द कर्व बी है, कर्व क्या है बी। तो अगर हम ए निकालें तो ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 वी टी क्या है 4t² प्लस 2t। तो ये कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4t³ प्लस 2t² बाय 0 से 1 पुट करना है। तो इसमें 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 4/3 प्लस इसमें रखेंगे तो 1, इसमें रखेंगे t तो 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 3 4 5 6 7/3, 7/3 आ गया। और b निकालें तो b हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 20 माइनस 4t माइनस टी प्लस है जो हो जाएगा 20t प्लस 4t² बाय 2 माइनस t³ बाय 2। इसमें भी रखेंगे 0 से 1 तो 1 रखेंगे हो जाएगा 20 प्लस 2 माइनस 1/2, बाकी सब में रखेंगे तो 0 0 0 आता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 22 माइनस 1/2, नहीं 3 होगा ना यहाँ पे, 3 यहाँ पे t³ बाय पावर 3 है तो 3 आएगा। 66 माइनस 1 65/3। तो हमें क्या करना था, ये निकालना है। तो हमें फाइनली निकालना क्या था, ये आगे पेज है क्या, यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था 7/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 65/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.3 टू 6 6 3 2.3 समथिंग से थोड़ा सा बड़ा, और ये 3 टू 6 3 1 3, फिर 2 ऐसे कुछ चलेगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाना है 2, इसका आ जाना है 21, ये हो जाएगा 23 आंसर आ जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें क्या निकालना है, ये तो दे ही रखा था। अगर अल्फा एंड बीटा y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। तो पी ओ आई निकालना है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कैसे निकालेंगे, 4t² प्लस 2t इक्वल टू 20 प्लस 4t माइनस t², तो हो जाएगा 5t² इक्वल टू 20 40 माइनस 2t तो प्लस 2t 5t² माइनस 2t माइनस 20 इक्वल टू 0। तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, y कोऑर्डिनेट इसका, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हो सकता है अल्फा बीटा निकाल ले, फिर जाके ऐड करें। तो इसका कोई परफेक्ट रूट आ नहीं रहा है, तो इसका अगर निकालना है ना अल्फा बीटा तो ऐसे निकालना पड़ेगा, माइनस बी वो जो फॉर्मूला है ना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, ऐसे करके निकालना पड़ेगा। बट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जो पॉइंट ऑफ, ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें सम निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज जस्ट लाइक रूट्स, इसका नहीं रूट्स पे तो 0 आता है ना वैल्यू, हाँ तो रूट्स पे इसका वैल्यू क्या आता है 0, रूट्स पे वैल्यू 0 आता है। तो हमें वही टी निकालना है जिस पे इसका जो इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वैसा टी निकालना है। और वही जो टी आएगा ना उसी वही होगा अल्फा बीटा। तो अगर जस्ट हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो क्या हो जाएगा 2/5। और हमें निकालना है 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा 2/5, 5 × 10, इसका आंसर आ जाएगा 4 आंसर।
ऐसा इसलिए किस लिए किए, क्योंकि जो मतलब हमें क्या निकालना था, वाई कोऑर्डिनेट निकालना था इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे कैसे आता, जब हम इस दोनों को इक्वेट करते, जब हम इक्वेट किए तो हमें एक इक्वेशन आ गया, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मतलब क्या, अगर हमें वैसा वैसा टी निकालना है, वैसा टी निकालना है जिसपे ये जो इक्वेशन है ना, इसका वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी कि हमें इसका सॉल्यूशन ही निकालना है बेसिकली। और वही जो सॉल्यूशन होगा वही इसके बराबर होगा, अल्फा और बीटा के बराबर होगा। तो इसका सम ही निकालना है, तो डायरेक्ट हम इसका सम निकाल दिए, क्या होता है -b/2/5। तो जो निकाला था ऐसे निकल गया। और अगर हम देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 57, एक BFS ट्री दे रखा है ए से, तो बताना है कि कौन सा एज हमारा ओरिजिनल ग्राफ का एज नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा एक्टिविटी में भी था और प्रैक्टिस असाइनमेंट में भी था। तो इसके लिए हम पहले एक समरी देखेंगे। तो हमारा जो BFS ट्री या DFS ट्री, जो भी ट्री होता है, उसमें दो टाइप का एज होता है, एक ट्री एज, एक नॉन ट्री एज। तो जो हम मतलब जो भी ट्री होता है उसका ये जो मेन मेन एज, मेन ब्रांच देखते हैं, जैसे कि 0 से 1 में बना, तो यहाँ पे भी जो है ये क्या है, एक BFS ट्री है ना, तो ये जो एज है A से B में, A से F में, ये सब क्या है, ट्री एज है। और दूसरा होता है नॉन ट्री एज, और नॉन ट्री एज तीन टाइप का होता है, फॉरवर्ड एज, बैक एज और क्रॉस एज। तो फॉरवर्ड एज ये क्या लिखा है इसे आगे देखेंगे हम। तो क्या होता है BFS ट्री में, BFS ट्री अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि और हमें बताना हो, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना, ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमें बताना हो क्या कि ये एज ओरिजिनल ग्राफ का है कि नहीं, और BFS ट्री दे रखे, DFS ट्री दे रखे, दोनों के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करना है, यहाँ पे आना है। तो सबसे पहले देखना है कि अगर हमारा जो वर्टिसेस है वो सेम लेवल पे है या नहीं है, इसको हम इधर वाला मतलब ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये सब देखते हैं फॉरवर्ड, बैक और क्रॉस में। तो अगर फॉरवर्ड एज है, और अगर फॉरवर्ड एज है तो वो BFS ट्री में माना जाएगा। अगर बैक एज आ गया, क्रॉस एज आ गया, तो ये दोनों नहीं माना जाएगा। मतलब अब हम समझा देते हैं सबसे पहले कि ये फॉरवर्ड एज क्या होता है, बैक और क्रॉस क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड एज बनाए तो कैसा बनेगा ये, तो ये जो होता है ना फॉरवर्ड एज ऐसे बनता है, 0 से 3 में कोई एज है ऐसे करके, वो हो जाएगा फॉरवर्ड एज। यानी कि ये क्या शो करता है, ये क्या शो करेगा, ये यहाँ पे लिखे थे हम, यहाँ लिख भी दिए थे, फॉरवर्ड एज शो करता है वंशज यानी कि डिसेंडेंट को। ये डिसेंडेंट शो करता है, डिसेंडेंट, जैसे कि और ये जो ट्री एज होता है ना, ये एक पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन को शो करता है। यानी कि अगर 0 को हम पेरेंट माने तो 1 जो होगा ना, इसका चाइल्ड होगा, 2 होगा, ये भी इसका चाइल्ड होगा। तो फिर अगर हम डिसेंडेंट क्या हो जाता है, जैसे कि डिसेंडेंट यानी कि दादा दादी से समझते हैं। तो ये जो 2 3 में है, तो 3 क्या है, चाइल्ड, 2 क्या है, इसके पेरेंट, और ये 2 के पेरेंट कौन है, 0। तो 3 और 0 में क्या क्या रिलेशन हुआ कि ये जो 0 है, नहीं, जो 3 है ये इनका ग्रैंड चाइल्ड है, पोता, लाइक पोता है, तो वही होता है डिसेंडेंट। और बैकेज ऐसा चलता है, बैकेज ऐसे जाता है, ऐसे पीछे की तरफ भागेगा, ऐसे 0 से 1 में चला गया बैकेज, और बैकेज 6 से 1 में भी जा सकता है, ऐसे बैकेज चलता है। तो बैकेज क्या शो करता है, ये पीछे एंसेस्टर, आई थिंक एंसेस्टर इधर, बैकेज शो करता है पूर्वज को, यानी कि ये पूर्वज है, यानी 4 के जो पूर्वज हैं वो 0 है। जैसे कि ये क्या थे, 3 जो है इनका ग्रैंड चाइल्ड है, 0 का ग्रैंड चाइल्ड 3 है। यानी कि अगर ये दादा है, ये पिता है, और ये क्या है उनका
बच्चा क्या बोले, पोता, कैसे हम इसको समझाएं? ये दादाजी हैं, ये पोता है, ये उनके बच्चे हैं और ये उनके बच्चे हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। हम कैसे समझाएं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है ये। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो ये अगर हम उल्टा चले ऐसे 3 से 0 की तरफ जाएं तो ये क्या, इनके पूर्वज हो जाएंगे। जैसे कि हम, मेरे पापा के पापा, यानी मेरे दादा क्या हो गए, मेरे पूर्वज हो गए। तो वैसा ही 4 क्या है, 0 क्या है, 4 के लिए पूर्वज है, यानी 4 ऐसे बैक बैक में चले। ज़्यादा इसे समझने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी काम हो जाएगा। और क्रॉसेज क्या है, क्रॉसेज से चलता है। क्रॉसेज ऐसे, ये जो मतलब ये शो करता है, ये ये ऐसे ब्रांच को शो करता है। अगर ऐसा भी कोई ऐसा हो एरो, कोई 2 लेवल के बीच, ऐसे ये लेवल 1 है, ये लेवल 0 है, इसे कलर कर देंगे, फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसे कलर करते हैं। ये क्या है, ये 0 क्या है, लेवल 0 पे है। और ये 1 2 क्या है, लेवल 1 पे है। 1 2 और 4 3 क्या है, लेवल 2 पे है। और 5 6 क्या है, ऐसे लिख नहीं रहे मैं। 1 2 लेवल 1 पे है, 4 3 लेवल 2 पे है, 5 6 लेवल 3 पे है और 7 लेवल 4 पे है। तो जो क्रॉसेस जाता है वो ऐसे दूसरे दूसरे लेवल तक जाता है। और सेम लेवल में रहता तो ये ऐसा रहता, 1 2 के बीच में सेम सेम लेवल पे एक लाइन होता, 4 3 पे लाइन होता, ऐसे चलता है। ठीक है, हम तीनों का मतलब समझा दिए हैं। फॉरवर्ड, बैक और क्रॉस और सेम लेवल का मतलब भी हम समझा दिए हैं। अब देखिए डीएफएस ट्री। तो डीएफएस ट्री दो दो ग्राफ का बनता है, एक डायरेक्टेड का, एक अनडायरेक्टेड का। डायरेक्टेड ग्राफ में जो सारा ही तीनों एज होता है, बैक भी होगा, फॉरवर्ड भी होगा और क्रॉस भी होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ डीएफएस ट्री हो और अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो उसमें फॉरवर्ड और क्रॉस नहीं होता है, ओनली बैक एज होता है। और एक पॉइंट, ओनली बैक एज कोरस्पॉन्ड टू साइकिल। अगर हमें साइकिल बनाना है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, बैक एज जिम्मेदार होता है। ये पॉइंट एज इट इज आप याद रख सकते हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए डायरेक्ट ही ऑप्शंस दे के। तो जब भी हमें पूछा जाएगा, अगर हमें डीएफएस ट्री दे रखा होगा और हमें पूछा जाएगा क्या कि ऐसा कौन सा एज है जो कि हमारे ग्राफ में नहीं होगा, तो हमें चेक कर लेना पड़ेगा कि अगर फॉरवर्ड क्रॉस है, अगर फॉरवर्ड या होगा। मान लेते हैं कि हमें एक ग्राफ दे रखा है, उसमें पूछ रखा है क्या कि नहीं, एक डीएफएस ट्री दे रखा है, उसमें पूछ रखा है कि कौन सा जो एज है वो हमारे ग्राफ का होगा, तो हम बैक एज चेक कर लेंगे। ठीक है, बाकी डायरेक्टेड में तो तीनों होता ही है, तो इसे नहीं पूछता है। अगर डायरेक्ट डीएफएस ट्री दे रखा है तो हम मान के चलेंगे क्या कि वो हमसे अनडायरेक्टेड का पूछ रहा है कि बैक एज फॉरवर्ड एज में ऐसे डिफ्रेंशिएट करने का। तो हमें क्या था हमारा क्वेश्चन, हमें बीएफएस ट्री दे रखा है तो पूछ रखा है कि कौन सा हमारा ओरिजिनल ग्राफ में नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होता है। तो बीएफएस ट्री में देखिए तो क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, बैकेज नहीं होता है, क्रॉसेज नहीं होता है। और ठीक है, तो क्या होता है, सेम लेवल पे होता है, फॉरवर्ड होता है। देखते हैं क्या है, एडी क्या है, एडी तो क्या है समझ ही नहीं आ रहा कुछ। ईसी क्या है, ईसी सेम लेवल पे। हम देखें लेवल तो क्या ए है, लेवल 0। बीएफ क्या है, बीएफ लेवल 1। ओह सॉरी ये बीएफ का नाम सुनते लेवल, अरे यार ये लिखा क्यों नहीं रहा, पागल हो गया है। लेवल लेवल 1 ईसी लेवल 2, डीजी लेवल 3। ठीक है, तो ईसी क्या था, ईसी लेवल 2 पे है और हम बता रखे हैं कि जो बीएफएस ट्री है उसमें सेम लेवल पे होता है। ईसी होगा, होगा, हमसे कैन नॉट पूछ रखा है तो ये नहीं होगा। डीजी डीजी भी होगा, बीएफएस ट्री में हमें कैन नॉट पूछ रखा है तो जो होगा वो नहीं होगा। बीएफ बीएफ होगा, बीएफ होगा कि नहीं होगा, बीएफ तो मतलब होगा, हमें पूछ रहा नहीं तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडी, क्योंकि ये जो है ना कुछ ऐसा चल रहा है, ये लेवल 0 पे था, ये लेवल
लेवल 3 पे पहुंच गया, इधर डायरेक्ट लेवल कूद गया, तो ये नहीं होगा। फॉरवर्ड एज रहता तो ये ऐसे रहता, ऐसे करके रहता, जो कि पूछा नहीं है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 58। इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें पूछा है कौन सा सही होगा। तो दो है, ये और ये सेम है और बी और डी सेम है, तो चेक करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, दैट इज स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। तो तो अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा है, जो ये जो फंक्शन जी एक्स है ये एफ एक्स और एच एक्स के बीच में है, तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये सब पे लगेगा। तो हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ए, मान लेते हैं एफ एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू ए एफ एक्स जी एक्स। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी एक ऐसा रिलेशन प्रूफ कर लेते हैं और हमें किसी का भी आंसर पता चल जाता है, जस्ट लाइक हमें एफ एक्स का पता चल जाता है कि इसका वैल्यू ना 4 होगा, तो जो जी एक्स होगा ना, इसका भी वैल्यू 4 होगा, इसका भी वैल्यू 4 होगा। ये फायदा होता है ये स्क्वीज थ्योरम का, कि अगर हम ना नहीं बता पा रहे हैं क्या कि ये जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम इसके अगल बगल वाले को खोज लेते हैं, उसका लिमिट निकाल लेते हैं, या कोई एक का भी लिमिट निकाल लिए तो हमें इसका लिमिट पता चल जाता है। इसी का यूज करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे क्या है, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x, तो ये तो 0 चला जाएगा। तो ये कैसा फॉर्म बन रहा है, ये 0 है इंटू 1/sin 1/0, यानी साइन इन्फिनिटी कुछ है, जो कि मतलब ऐसा साइन इन्फिनिटी बहुत दूर का रहता है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं हो पाता है। तो इसको इरेज करें तो इसी को मतलब प्रूफ करने के लिए हमें ये सैंडविच थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो कोई भी साइन एक्स हो, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, हमारा कोई भी साइन एक्स जो होता है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है, -1 से 1 तक, ये दोनों इंक्लूडेड रहता है, -1 से 1। तो कुछ भी हो, साइन 1/x कहाँ से कहाँ तक आएगा, कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी लिख दे, साइन 1/x हो, x हो, 2x हो, 5x हो, 5/x हो, कुछ भी हो, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, एक से -1 से एक के बीच में होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x कुछ भी हो सकता है, x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, x लेस देन 0 भी हो सकता है। तो जब हम कोई भी पॉजिटिव नंबर को किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन एज इट इज रहता है। और ये चीज़ हम बहुत अच्छे से समझाए हुए थे क्विज 2 या क्विज 1 के कुछ लेक्चर, उसी में हम समझाए हुए हैं। जिन्होंने पूरा कंटिन्यू देखा है उनको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी। तो अगर 0 x ग्रेटर देन 0 है तो हम इस इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -x लेस देन इक्वल टू साइन ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x भी है एक। अगर x लेस देन 0 होता है तो जो इक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये -x, ये जो ऐसे है ये पलट जाता, ये भी पलट के ऐसा हो जाता। इसी को हम अगर हम सीधा करके लिखे तो ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, ये इससे बड़ा है तो -x से बड़ा है। हाँ, सेम रिलेशन आ रहा है दोनों से, ठीक। तो ये और ये दोनों है। तो हमें निकालना है कि ये इस तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें लिमिट लगा देते हैं। तो हमें निकालना है कि लिमिट इसका वैल्यू क्या हुआ, तो हम इधर इधर लिमिट लगा देते हैं। तो इसमें अगर हम लिमिट लगा देंगे तो क्या हुआ, इस साइड लिमिट लगा देते हैं, ये क्या लेफ्ट, इस साइड लिमिट लगा देते हैं, दोनों के इस साइड लिमिट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 -x, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस में भी 0 ही होना है और 0 प्लस में भी 0 ही होना है। -0 हो, मतलब ऐसे -0 हो या 0 हो, दोनों का वैल्यू तो एक ही होता है, 0 जो 0 के आगे माइनस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसका तो वैल्यू 0 ही आना है, इधर से भी 0 ही आना है, यानी कि इसका वैल्यू तो हम बताए ना इधर कि हमारे जो इस केस में आ रहा है ये यहाँ पे x है या -x है, इधर भी x है या -x है, दोनों के साइड से ये वैल्यू 0 आ रहा है। तो हमारा जो बीच वाला है इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0।
इधर से देखते हुए समझाए। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, 1 नहीं होगा, यहाँ पे 1 दे रखा है। अब है बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके, ये दे रखा है। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, 0 ही है ये भी। ठीक है, देखते हैं। तो अगर हम ऊपर नीचे इसे डिवाइड कर दे e⁻1/x से तो क्या हो जाएगा, और e⁻ कुछ भी ई का जो वैल्यू होता है ना वो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, तो इस पे पावर कुछ भी दे रखे हैं तो पॉजिटिव ही होगा ना। अगर e⁻-2 भी देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा, 1/2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 0 के करीब आएगा, लेकिन होगा तो पॉजिटिव ही ना। तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/e⁻1/x। सो हमारा x टेंड कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, LHL RHL निकालना पड़ेगा। LHL यानी क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 माइनस जो भी एफ एक्स है हमारा, इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। ये जो पूरी चीज़ है ना हमारी, ये जो आई है, ये जो इसी को हम यहाँ रखें, इसको एफ एक्स ले लिए। सो अगर हम देखें हमारा क्या निकालना है यहाँ पे, जब एक्सटेंड कर रहा है 0 माइनस 0 से जो छोटा सा नंबर क्या होगा, -0.0000001 होगा, बहुत सारे जीरो के बाद 1 होगा, ठीक ऐसा कुछ नंबर होगा। सो 1/x इधर टेंड करेगा, 1/x क्या हो जाएगा, 1/-0.00000 करके 1, दैट इज इक्वल टू -इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, कि 1/0 इन्फिनिटी होता है, इसका निगेटिव लेके -इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर गया। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा e⁻1/x है ना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, LHL हमारा जो है 1/1 प्लस 1/-इन्फिनिटी, क्योंकि ये 1/x तो हमारा -इन्फिनिटी आ गया, तो e⁻1/x क्या हो जाएगा, e⁻-इन्फिनिटी, यही होगा ना। हाँ, e⁻1/x, e⁻-इन्फिनिटी, यहाँ पे तो हम गलत लिख दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻-इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस e⁻-इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं e⁻-1 इंटू इन्फिनिटी, और कुछ भी चीज़ के ऊपर -1 क्या होगा, 1/, इसका रेसिप्रोकल, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/1/e⁻इन्फिनिटी, ये ऊपर चला, ये ऐसा हो जाएगा 1/1 टू e⁻इन्फिनिटी, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया क्या, 1/1 प्लस ये ऊपर चला आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस e⁻इन्फिनिटी, e⁻इन्फिनिटी किधर जा रहा है, e⁻इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ई क्या होता है, ई जो होता है ये 2 से थोड़ा कुछ बड़ा नंबर, यानी कि इक्वल टू होता है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, e⁻इन्फिनिटी यानी कि हो गया e⁻इन्फिनिटी, ये किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, तो 1/1 प्लस इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो LHL हमारा क्या आ गया, 0। ये समझ में आया है ना, कि हमारा e⁻, माइनस इन्फिनिटी चल रहा था, तो इसको हम लिख दिया e⁻-1 इंटू इन्फिनिटी। कोई भी चीज़ होता है, जैसे 5⁻-1 है तो इसको 1/5 लिख देते हैं, तो वैसे ही ये हो गया। तो इसी को हम यहाँ पे घुमा दिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया क्या किसी को, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या, कि 1/1 प्लस e⁻-1/x हो जाता। तो अगर ये 1/x -इन्फिनिटी आ रहा है, तो माइनस यहाँ से -1/x क्या हो जाता, इन्फिनिटी हो जाता, तो ये हो जाता डायरेक्ट 1/1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 1 तो इन्फिनिटी रहना है, तो 1/इन्फिनिटी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जिनको इधर से समझ नहीं आया तो ये यहाँ से समझ लीजिए। आई होप समझ तो आ ही गया होगा। अब देखते हैं RHL निकाल के। सो RHL हमें ऐसे निकालना है, इसको हम लिख दिए यहाँ पे। तो अब देखते हैं
अगर हमारा एक्सटेंड कर रहा है 0+ की तरफ तो 1/x किधर टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि ये 1/0 होगा, 1/0 इन्फिनिटी। सो -1/x किधर टेंड करेगा, -इन्फिनिटी की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस, तो और ये e⁻ -इन्फिनिटी क्या हो जाना है, क्या हो जाना है इसको, e⁻∞ को हम लिख सकते हैं ना, e⁻1 इंटू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 1/e⁻∞, ये हो गया 1/e⁻∞, e⁻∞ क्या हो जाता है, e⁻∞, इन्फिनिटी। तो ये हो गया 1/1 प्लस 1/∞, 1/1 प्लस 1/∞ क्या हो जाता है 0, 1/1 क्या हो जाएगा 1 + 0 0, 1 आगे चला गया हमारा 1 के बराबर। तो एल चला है 0, आगे चला गया 1, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस पूछा था क्या, क्या निकालना था, इसका लिमिट किसके बराबर होगा, तो इसका लिमिट ना ही 1 के बराबर होना, इसका लिमिट ना ही 1 के, एक मिनट, इसका लिमिट ना ही 0 के बराबर होगा, ना ही 1 के बराबर होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 59। तो इसमें दे रखा है पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, इफ पॉइंट डी ई सी आर कोलिनियर, तो इसका वैल्यू बताना है। तो हमें बेसिकली सी पॉइंट निकालना है। तो कोलिनियर मतलब क्या होता है कि हमारा जो पॉइंट है ना एक ही लाइन पे लाई करे, अगर ए यहाँ है तो बी यहाँ है और सी यहाँ है। ये सेम ऑर्डर में जरूरी नहीं हो सकता है कि ए यहाँ है तो सी यहाँ हो जाए, बी यहाँ, ऐसे चल सकता है। ठीक है, तो अगर 2-3 पॉइंट सेम ही लाइन पे है तो इसका हम कह सकते हैं कि स्लोप बराबर है, स्लोप बराबर होगा। अगर ए बी से हम ये दोनों पॉइंट को यूज करते हुए एक लाइन बनाए, और तो ये लाइन और ये लाइन दोनों तो मतलब एक ही लाइन पे है, तो इसका स्लोप क्या होगा सेम। तो ए बी का जो स्लोप है, स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ बी सी के बराबर होगा। वैसे ही ये जो हमारा पॉइंट डी ई सी है, ये तीनों भी कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ डी किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ ई सी के बराबर होगा। तो हमारे पास दो अननोन था, दो इक्वेशन आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, एम एन की वैल्यू आ जाएगी, वहां से सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला था y2 - y1 x2 - x1। तो यहाँ पे y2 क्या है -4, -4 -3 बाय ये -3 -4 क्या हो जाएगा -7 बाय -7 आ गया स्लोप 1। अब स्लोप ऑफ डी निकाल लेते हैं पहले। तो स्लोप ऑफ डी क्या हो जाएगा, डी का स्लोप y2 - y1 यानी कि -4 -2, 5 माइनस 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 हो जाएगा प्लस 5 + 1 4 -6/6, ये आ गया -1। तो और अगर हम देखें फिर बी सी, स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा n -4 यानी कि n+4/m + 3 इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ ए बी के। तो इसका वैल्यू क्या हो जाना है 1। तो यहाँ से आ गया n+4 इक्वल टू 1 इक्वल टू m+3। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा n - m इक्वल टू 3 - 4 - 1 यानी कि m - n इक्वल टू आ गया 1। एक इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन निकालना है। अगर हम यहाँ दूसरा इक्वेशन निकाल लें तो स्लोप ऑफ डी किसके बराबर, यहाँ पे तो लिखा हुआ ही है, एक मिनट, इसका यूज इस वाले इक्वेशन में किए थे, अब इसका यूज हम यहाँ करेंगे। स्लोप ऑफ डी स्लोप ऑफ इसी के बराबर, स्लोप ऑफ डी क्या गया -1 इक्वल टू स्लोप ऑफ ई सी क्या हो जाएगा, सी क्या है एम एन। तो n माइनस माइनस n+4 हो गया m-5। सॉल्व करने पे क्या आएगा m-5 इक्वल टू n+4, यहाँ से m-n इक्वल टू आ गया 4। ये 5 ही है ना, n-+4 m-5, 5 m-n इक्वल टू 5 4 9 आ जाएगा। रियली मेरा दिमाग खराब हो गया। यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ये -1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये ऐसे चला जाएगा, तो ये क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4
उधर जाएगा तो एक मिनट, -m इक्वल टू 4, -5 क्या आ गया ये सब का, ये किसके बराबर आ गया, -1 के। यहाँ से m+n इक्वल टू आ गया 1 के, सबका माइनस हटा दिए। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। एक इक्वेशन है m+n इक्वल टू 1, एक है m-n इक्वल टू 1, यही है ना। हाँ, तो दोनों को ऐड कर लेते, क्या होगा 2m इक्वल टू 2, यहाँ से आ गया m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 है तो यहाँ से निकाल ले 1+n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू आ गया 0। तो हमें निकालना m1 है n 0 है, m1 है n 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो 4 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 0, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, क्या आ जाएगा 4/2। 2 आंसर आ गया इसका, 59 का आंसर 2 है। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। एक फंक्शन है f(x) g(x), उस पर हमें बताना है f of g, g of f निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, f of g क्या होगा, f of gx इक्वल टू f of gx क्या है, log 1+x²। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ f of x में x था वहाँ पे ये फंक्शन रखा आएगा, तो क्या आ जाएगा f रूट अंडर, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा रखे हैं उसमें, कुछ 2 वाले में, कुछ 1 वाले में, ऐसे हो गया ना। तो क्या ऐसा दिख रहा है हमारा एफ ऑफ जी इस पे तो रूट है, तो ऐसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये होगा ही नहीं। अब हमें जी ऑफ एफ निकालना, तो जी ऑफ एफ के लिए निकाल लेते हैं। वैसे ही जैसे ये निकाल रहे हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है, √x+4, जहाँ जहाँ जी में एक्स वहाँ डाल दो, डाल दो। यहाँ पे क्या होगा इसमें, हाँ log 1+x² है, यहाँ पे रूट है तो रूट और स्क्वायर कर जाना है, ये आ जाएगा log और x+5, तो जी ऑफ एफ आ गया ये, तो ये ऑप्शन सही है। ये तो गलत हो गया। अब बी और सी में बताना है, डोमेन बताना है बेसिकली, इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन निकालने के लिए तो देखते हैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो यहाँ से देख सकते हैं, तो x+5 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन -5 होना चाहिए। और तो और सबसे पहले जो जी ऑफ एफ निकालने के लिए तो हमारा जी एक्स और एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए, तो एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या, x+4 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो x ग्रेटर देन क्या -4, और ये इसको डिफाइन होने के लिए हमारा 1+x² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x² ग्रेटर देन -1, और ये हमेशा होता ही है, जो भी स्क्वायर कुछ भी हम करेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, नेगेटिव तो आता ही नहीं है, तो ऐसा कभी होगा नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल। तो हमारा ये 2 कंडीशन निकला जिसपे हमारा डोमेन सेट होगा। तो देखते हैं कहाँ पे आएगा डोमेन हमारा। तो हमारा एक कह रहा है कि इधर -5 इधर -4, एक बोल रहा है -4 से बड़ा चलो, ऐसे करके, एक बोल रहा है ना यहाँ पे 0 है, ये ऐसा भी है ना, एक बोल रहा है -5 से बड़ा चलो, तो दोनों कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो इसका जो डोमेन होगा वो हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा -4 से लेके इन्फिनिटी। है ऑप्शन में कोई नहीं है, इस ऑप्शन में तो बी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 61। तो ये आखिरी सवाल है, तो इसमें क्या कहा गया है, पी एक्स दे रखा है, जी एक्स क्यू एक्स दे रखा है, पी एक्स क्यू एक्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो कैसा निकलेगा, ये तो कट ही जाना है, दोनों को इक्वल टू इक्वल करेंगे तो ये कट जाना है, ये कटेगा क्या, ये और ये भी कट जाएगा क्योंकि दोनों के सेम साइन है। क्या आ जाएगा, -7x इक्वल टू -x², दोनों एक साथ आएगा तो x² + 7x, एक मिनट गलत हो गया यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स को कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स का दो वैल्यू 0,7। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, हाँ करेगा। अब बोल रहा है यहाँ पे पी एक्स का, एक मिनट तो इसको थोड़ा सा इरेज कर ले। बी निकाले तो यहाँ बोल रहा है कि जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो पी एक्स इस पे टेंड करेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत हो रखा है। तो पी एक्स को देखें तो इसका करने का तरीका क्या था कि हम डायरेक्ट ये हाईएस्ट पावर पे देख लेते हैं। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, पी एक्स का हाईएस्ट पावर है, तो एक्सटेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो माइनस इन्फिनिटी टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ बोल रहा है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो सही नहीं है। और पी एक्स हैज 5 टर्निंग पॉइंट, पी एक्स का डिग्री कितना है 5, तो 4 टर्निंग पॉइंट होगा। बताए थे ना कि अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री n है तो उसका डिग्री n-1 होता है। तो ये भी गलत है। डी क्या है, अगर एक्सटेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो ये सही है, आप चेक कर लीजिए यहाँ से। यहाँ पे इन्फिनिटी जगह था, एक्स करेगा इन्फिनिटी की तरफ, देखें ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी टू दी पावर 5 तो माइनस इन्फिनिटी, हाँ ये सही है। तो ये और ये दो ऑप्शन सही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, अगर आपको PYQ और भी करना है तो आप एक वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, एस ग्रेड से है, ठीक है। तो आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा PYQ के लिए, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर पाइएगा। ऐसे कुछ ऐसे लोगो रहेगा, ऐसे ए जैसा कुछ लोगो रहेगा, आप वेब मतलब गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, आप वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।